गाइस अगेन सभी का वेलकम है YED के ट्यूटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आप ही की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक एस्पायरेंट रहा हूं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक ऑफिसर हूं और ये सब मैंने किया है हिंदी मीडियम का होने के बावजूद। इन वीडियोस के जरिए मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कैसे द हिंदू के जरिए कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन हो सकती है। बस आपको फॉलो करना है स्ट्रैटेजी को। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त उसके ग्रामर को और वोकैब को अलग करना है, उसको सीखना है ना, और उसके नोट्स भी बनाने हैं ताकि वो आपको याद रहे। तो इसी अंदाज में आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे इम्पोजिंग अ कॉम्प्रोमाइज़, जो कि सरकार और किसानों के बीच के झगड़े में कोर्ट की भूमिका के ऊपर प्रकाश डालता है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करता है। शुरू करें। जो भी आप सीखोगे सब का सब अप्लाई होगा इस क्विज़ के ऊपर। हैंडमेड क्विज़ है, अच्छे लेवल का है। आप सब लोग इसको ट्राई करें। वीडियो के लास्ट में मैं लाइव करवाऊंगा, आपको पता लगेगा आपने कितना सीखा। सब लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे इम्पोजिंग अ कॉम्प्रोमाइज, एक कॉम्प्रोमाइज को, एक समझौते को इम्पोज करना। इम्पोज करने का मतलब होता है ज़बरदस्ती लगाना, सामने वाले की इच्छा हो या ना हो। जैसे सरकार ने कोई नया टैक्स बनाया, इम्पोज कर दिया। अब वो टैक्स आपको देना है, आप अपनी इच्छा से दो या मजबूरी में दो। तो अगर कोई इंसान या कोई संस्था इसी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज़ को इम्पोज कर रही है, ज़बरदस्ती एक समझौते को लेकर के आ रही है। अब देखो किसकी बात कर रहा है, कह रहा है ऑन कोर्ट्स एंड लॉज, बात कर रहा है अदालतों की और कानूनों की। अब ये डिटेल में बताएगा इसके टाइटल पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आती हैं, रोज़ एडिटोरियल देखते हो, तो ज़रूर से एक लाइक दें और एक शेयर दें इस वीडियो को, ताकि इस सीरीज़ को थोड़ी सी रीच मिल सके यूट्यूब पे, है ना। चलिए, करेक्ट कोर्ट्स शुड स्टे विद इन देयर डोमेन वाइल रूलिंग ऑन लॉस। करेक्ट कोर्ट्स को रहना ही चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, स्टे मतलब रहना। कोर्ट्स को रहना ही चाहिए अपने डोमेन में, अपनी हदों में, अपनी लिमिट्स में, अपने दायरे में। अच्छा, कब? रूल करते हुए, डिसीजन देते हुए लॉज के ऊपर, कानूनों के ऊपर। तो अगर कोर्ट में कानून के ऊपर कोई सवाल खड़ा हो गया है, कानून के ऊपर कोर्ट अपनी टिप्पणी कर रही है ना, कोई अपना जो है आर्गुमेंट पेश कर रही है, तो कोर्ट को अपने डोमेन में रहना चाहिए, अपने दायरे के अंदर रह के उस रूलिंग को लाना चाहिए। समझ गए सेंटेंस को? देखने वाली चीज़ क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट आपका कोर्ट्स एक्वा ब्लू कलर में और वर्ब आपकी शुड स्टे पिंक कलर में। सब्जेक्ट वो पकड़ना सबसे ज़रूरी काम है किसी भी सेंटेंस में। इस चीज़ की गांठ लगा लो अगर आप इंग्लिश में मजबूर नहीं रहना चाहते हो, है ना। हर लाइन के हर सब्जेक्ट को मैंने इसी तरीके से ब्लू और उसकी वर्ब को पिंक कलर में मार्क किया हुआ है। ज़रूर से इसका फ़ायदा उठाएं। रूलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। आपको पता है दो काम एक साथ होते हैं, तो पहले काम को मेन वर्ब बना दो, दूसरे काम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल बना दो। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था। कोर्ट को कब रहना चाहिए अपनी लिमिट्स में? जब वो रूल कर रही हो लॉज पे। समझ गए ना? दोनों वर्ब्स हैं, साइमल्टेनियस हो रही है, इसलिए इसको हमने वर्ब के आईएनजी फॉर्म बना के लिखा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन को आप वाइल से जोड़ सकते हो, वाइल और व्हेन से वो जुड़ जाते हैं, है ना। अब वर्ड से देखना, डोमेन का मतलब है दायरा, एरिया, स्कोप, एम्बिट, ज्यूरिसडिक्शन, रैम, ये सब बताते हैं किसी चीज़ के दायरे को। रूल करना मतलब डिसीजन देना। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है एडजुडिकेट, बहुत बार आएगा इसी एडिटोरियल में आगे। एडजुडिकेट इसका मतलब क्या है? किसी मामले में फैसला सुनाना। अब मैं आपको दे देता हूँ एक समरी, आपको पता लगे किस बारे में लिखा है। लेकिन उससे पहले यह आर्टिकल पढ़ना ईजी नहीं है। आपको पढ़ने में बहुत जोर आएगा, बहुत मेहनत लगेगी और आपको समझ में नहीं आएगा कई कई जगह पे कई कॉन्सेप्ट्स। तो इसका मतलब ये है आपके बेसिक्स ख़राब हैं, बिल्ड नहीं किए हुए हैं। आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स बिल्ड करने हैं। एसएससी, बैंक्स और यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, है ना। बेसिक्स बिल्ड करने के लिए आप 2 वीक में कर सकते हैं। चैनल पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हिंदी मीडियम वालों को सोच के मैंने बनाई है ना। तो आप इसको आराम से देखें शुरू से लास्ट तक, आपके बेसिक बिल्ड हो जाएंगे और कट ऑफ ना क्लियर होने वाली समस्या दूर हो जाएगी। इसी के नीचे आपको मिलेगी प्रीमियम कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट, जिसमें एसएससी और बैंक्स के पेपर को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। क्लोज टेस्ट को, पीक्यूआरएस को, आरसी को, सेंटेंस अरेंजमेंट को, लॉजिक के साथ। तो इन प्लेलिस्ट के अंदर 50-50 वीडियोज़ हैं, आप चला के देख सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करके आप मेंबर बन के इन वीडियोज़ को देख पाएंगे, है ना। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें, आपको बताया जाएगा कैसे मेंबर बनना है।
आज आपको मिल जाएगी बैंकिंग के मेंस के एग्जाम जो आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो, है ना। आज से मेंस की वीडियोस मैं पब्लिश करना शुरू कर रहा हूँ। समरी ले लें इसकी। समरी ये है कि कोर्ट ने बीच बचाव की कोशिश की सरकार और किसानों के बीच में। हमारा एडिटोरियल कह रहा है बीच बचाव तो आपने कर दिया, लेकिन एक चीज़ पे आप काम करना भूल गए, वो था इन कानूनों की संवैधानिकता पे विचार करना। कहीं ये कानून गलत तो नहीं है, ये चीज़ को आपको चेक करना था। कह रहे ये काम आपने नहीं किया, बल्कि एक कमेटी बना डाली जो कि सरकार को सजेस्ट करेगी कि इन कानूनों में क्या अमेंडमेंट लाना है। कह रहा है ये अमेंडमेंट लाना नहीं लाना ये सरकार के काम है, कोर्ट का काम है कानूनों पे टिप्पणी करना, कानूनों पे कमेंट्स पास करना। कह रहे वो काम आप करेंगे तो वो हमें शोभा देगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका के कामों में या व्यवस्थापिका के कामों में, एग्जीक्यूटिव के कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। समझ गए ना। कह रहे आप तो बस ये बता दो कृषि कानून गलत बने हैं सही बने हैं, बाकी सरकार को फैसला करने दो उनको कैसे इन्फोर्स करना है। यही आज इसकी समरी है, सजेस्टिव टोन है सरकार कोर्ट के लिए। शुरू करने वाले हैं। कह रहे द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर इन द ऑन गोइंग contestation between large sections of farmers and the center over the new farm laws may be motivated by a laudable intention to break the deadlock in negotiations। भारी भारी वो क्या है, ध्यान से देखना। सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम का मतलब क्या होता है, फाइनल नहीं है, ये बीच के लिए है ना, हाल फिलहाल के लिए। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल का जो ऑर्डर है, और किसके अंदर, इस ऑन गोइंग कॉन्टेस्टेशन के अंदर। कॉन्टेस्टेशन किससे बना है, कॉन्टेस्ट से। कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता। तो अभी जो चल रही प्रतियोगिता है, कॉन्टेस्टेशन है या लड़ाई है ना, जंग है, किस किस के बीच में, बड़े सेक्शंस के बीच में, बड़े जो है ग्रुप्स के बीच में, जो है एक तो फार्मर्स का और दूसरा है सेंटर्स का, है ना, हमारी सेंटर गवर्नमेंट का। और किसके ऊपर, नए फार्म लॉज के ऊपर, ओवर द न्यू फार्म लॉज। कह रहे कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ना, ये हो सकता है मोटिवेटेड हो, मे बी मोटिवेटेड हो सकता है, ये जो है ना इसका मोटिवेशन हो, और कैसा हो, एक लॉडेबल इंटेंशन वाला, एक बहुत ही प्रशंसनीय इरादे वाला, और जो इरादा होगा ब्रेक करने का, एक डेडलॉक को, एक गति विराम को, और किस में, इनकी बातचीत में, इनके निगोशिएशंस में। तो कह रहे कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, हो सकता है बिल्कुल सही ऑर्डर हो सकता है मोटिवेटेड हो कि सरकार और किसानों के बीच का डेडलॉक ब्रेक किया जाए, और इसकी इंटेंशन बहुत लॉडेबल हो, बहुत प्रशंसनीय है इसका इरादा हो। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, समझ गए ना। सब्जेक्ट है ऑर्डर, वर्ब है मे बी मोटिवेटेड। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ा, सेंटेंस आपके सामने खुल ही जाता है पूरा, है ना। वर्ड्स देख लेते हैं देखने वाले। हर वो चीज़ ऑन गोइंग है जो अभी कंटिन्यू हो रही है ना। जैसे 2021 इज़ द ऑन गोइंग ईयर। अभी करंट ईयर कौन सा है, 2021 है ना। तो ऑन गोइंग क्या मतलब होता है, जो चीज़ अभी चल रही है, गोइंग है अभी, ऑन है ना, एडजेक्टिव होता है ऑन गोइंग। इंटेंशन का मतलब इरादा, लॉडेबल, और इसी से एक वर्ड बनता है एप्लॉडेबल। एप्लॉड का मतलब होता है प्रशंसा, एप्लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय। एप्लॉडेबल का ऐप निकाल देते हैं, छोटा वर्ड बना के लॉडेबल लिख देते हैं, है ना। तो एप्लॉडेबल इज इक्वल टू लॉडेबल, मतलब प्रशंसनीय। इसको आप प्रेज वर्दी बोल दें, एडमायरेबल बोल दें, कमेंडेबल बोल दें, जिस चीज़ की प्रशंसा होनी चाहिए। नेगोशिएशन होता है दो लोगों के बीच की बातचीत, और ऐसी बातचीत जिसमें आप अपना भला देखें, मैं अपना भला देखूं। बार्गेन बोलते हैं इसको, मोल भाव भी बोलते हैं। सरकार बोल रही है आप आंदोलन बंद कर दो, वो बोल रहे हैं आप जो है किसान बोल रहे हैं कि आप कानूनों को हटा दो, है ना। बार्गेन कर रहे हैं, निगोशिएशन कर रहे हैं। डेडलॉक होता है जब ऐसी एक सिचुएशन जहाँ पे ना आप आगे जा पाएँ ना पीछे आ पाएँ, है ना। जैसे अब सरकार और किसानों के बीच में हो रहा है, इसको बोलते हैं डेडलॉक, गति विरोध बोलते हैं इसको। स्टैंड अप बोल दो, स्टेलमेट बोल दो, ग्रिडलॉक बोल दो, स्टैंड स्टिल बोल दो, सब के सब इसी सिचुएशन को बताते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट टू शेक ऑफ द इम्प्रेशन दैट द कोर्ट इज सीकिंग टू इम्पोज अ कॉम्प्रोमाइज ऑन द फार्मर्स यूनियंस। कह रहा है हालांकि ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बड़ा ही मुश्किल है कि हम शेक ऑफ करें, हम इग्नोर करें। शेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना या किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। कह रहे बड़ा ही मुश्किल होगा कि हम इग्नोर कर दें इस चीज़ को, और किसको, इस इम्प्रेशन को, इस नज़रिए को। दैट वो ये कि हमारी जो कोर्ट है ना, वो कोशिश कर रही है, सीक कर रही है ना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रही है, और क्या करने की, इम्पोज करने की, एक कॉम्प्रोमाइज़ को लगाने की, एक समझौते को, और किसके ऊपर, फार्मर्स यूनियंस के ऊपर, फार्मर्स की, किसानों की जो है इन यूनियंस के ऊपर। तो कह रहे हैं हालांकि बड़ा मुश्किल होगा इस चीज़ को नज़रअंदाज करना कि कोर्ट जो यही कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे फार्मर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया जाए और अपने घर भेज दिया जाए, है ना। सरकार से नहीं करवा रही, फार्मर से करवा रही है, ऐसा इंप्रेशन हमें मिल रहा है।
अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब आप मैच कर रहे हैं, कोड की वर्ब है इज सीकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इट की वर्ब है इज। टेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना, गेट रीड ऑफ करना या डिस्पोज करना, मतलब आपको चाहिए नहीं वो, है ना, आप उसको इग्नोर कर दोगे, फेंक दोगे, बोले ये काम की नहीं है, इस जो है इस चीज़ को मैं शेक ऑफ कर रहा हूँ। इस डिस्पोज से वर्ड बनता है डिस्पोजिशन, किसी चीज़ को फेंकने का काम है ना डिस्पोजिशन। लेकिन डिस्पोजिशन का एक और मीनिंग भी होता है आपका मूड। इंग्लिश में एक वर्ड एक से ज़्यादा मीनिंग रखता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। सभी मीनिंग्स आपको हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए। मैं आपको डिक्शनरी लिखने को नहीं बोल रहा हूँ, पर हल्का आइडिया आपको होना चाहिए। डिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्पोज करने का काम, लेकिन डिस्पोजिशन का मतलब होता है आपका यूजुअल मूड, है ना, जिस तरह का आपका जो है एटीट्यूड है वो भी डिस्पोजिशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन पोर्शन, यहाँ पे फार्मर्स में एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाए, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने कई बार करवाया है। आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे एस के बाद में अपोस्ट्रोफी क्यों लगा, एस से पहले क्यों नहीं लगा। कह रहा वन पोर्शन ऑफ द ऑर्डर स्टेज द थ्री लॉज, सीक्स टू मेंटेन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमएसपी एज बिफोर एंड प्रिवेंट्स पॉसिबल डिस्पोजेशन ऑफ फार्मर्स ऑफ देयर लैंड अंडर द न्यू लॉज। कह रहे एक पोर्शन जो है ना इस ऑर्डर का, कोर्ट के फैसले का, ऑर्डर का जो एक छोटा सा हिस्सा है, कह रहे वो स्टे करता है, वो रोक देता है तीनों लॉज को। वो कहता है भाई इन तीनों लॉज को हम अभी के लिए स्टे कर रहे हैं, अभी रोक रहे हैं, एक हिस्सा ये करता है। और दूसरा वही हिस्सा क्या करता है, वो कोशिश करता है, सीख करता है कि मेंटेन करे, और किसको, एमएसपी को। और कैसे, एज बिफोर, पहले की तरह। तो एक पोर्शन ये दो काम करता है, पहला तो लॉज को स्टे कर रहा है, तीनों कानूनों को कह रहा है कि अभी साइड में रख दो, स्टे कर दो। दूसरा वो कोशिश कर रहा है कि एमएसपी को पहले की तरह बनाए भी रखा जाए। और तीसरा वो प्रिवेंट भी करता है किसी भी प्रकार के डिस्पोजेशन को। डिस्पोजेशन का मतलब होता है आपके पोजेशन को हमने डिस कर दिया, आप मालिक थे किसी चीज़ के, पोजेशन रखते थे, हमने आपको मालिक बनाने से मना कर दिया, है ना, आपकी ज़मीन आपसे छीन ली, डिप्राइव कर दिया आपको आपकी ज़मीन से। तो कह रहे तीसरा जो ये पोर्शन है, तीसरा काम करता है संभावित डिप्राइवल को, संभावित वंचित करने को फार्मर्स को उनकी लैंड से, और किसके अंदर, नए लॉज के नीचे। तो ये तीनों काम एक छोटा सा पोर्शन इस ऑर्डर का कर रहा है, ये तीनों के तीनों काम। ध्यान से देखो, एक सब्जेक्ट की तीन वर्ब्स हैं, पहली ये स्टे, कोमा लग के दूसरी है सीक्स, और एंड लग के तीसरी है प्रिवेंट्स, है ना, तीनों सिंगुलर है पोर्शन के हिसाब से। समझ गए। डिस्पोजेशन वर्ड को देख लेना, पोजेशन मतलब आप मालिक हो, डिस मतलब अब मालिक नहीं हो, आपको डिप्राइव कर दिया है, अब आपसे आपकी ज़मीन छीन ली है, डिस्पोजेशन हो गया आपकी ज़मीन का आपसे, है ना। चलो, कह रहे द स्टेटेड रीजन इज दैट द स्टे वुड assuage द हर्ट फीलिंग्स ऑफ द फार्मर्स एंड एनकरेज देम टू गो टू द नेगोशिएटिंग टेबल। कह रहे कहा गया रीज़न जो है स्टेटेड रीज़न है, स्टेटेड मतलब डिक्लेयर किया गया, जिसको स्टेट किया गया है ना, सबके सामने रखा गया। कह रहे कथित तौर पे जो रीज़न है, जो कारण है वो ये है इस पूरे ऑर्डर का, दैट वो ये कि ये जो स्टे है ना, ये एस्यूएज करेगा, ये स्टे मलहम लगाएगा, ये स्टे कम करेगा हर्ट फीलिंग्स को, चोट खाई हुई भावनाओं को फार्मर्स की। और यही स्टे एनकरेज भी करेगा, वुड एनकरेज भी करेगा इन लोगों को, किसानों को, कि वो जाएं निगोशिएटिंग टेबल पे जा कर के फिर से बातचीत करना शुरू करें। समझ गए ना। तो कोर्ट कहती है इसलिए हमने ऐसा किया है ताकि जैसे ही ऑर्डर इस पे बैन लगे, तीनों कानूनों पे स्टे लगे, सारे किसान जो है उनकी भावनाओं जो है आहत हुई हैं वो सही हो जाएंगी और वो फिर से आके सरकार से बात करेंगे। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, निगोशिएटिंग टेबल वो टेबल होती है जहाँ पे आप किसी से बात करते हो। व्हेन यू गो टू द निगोशिएटिंग टेबल, इसका मतलब है आप जो है बातचीत को तैयार हो गए हो। एस्यूएज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मलहम लगाना, मॉलिफाई, अलय, एलिविएट, मिटिगेट, पैसिफाई। मॉलिफाई दो बार आ गया क्या, चलो इसकी जगह और लिख देते हैं बाम, है ना, एक और लिख देता हूँ साल्व। ये सब के सब वर्ड्स बताते हैं किसी चीज़ का प्रभाव कम करने को या मलहम लगाने को, है ना। अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में बहुत बार आए हुए वर्ड्स हैं, ये ऐसे नहीं लिखे मैंने, सारे के सारे नोट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउएवर इट इज़ समवट डिसकंसर्टिंग दैट द स्टे ऑफ लेजिस्लेशन इज इफेक्टेड solely as an instrument to facilitate the court's arrangement rather than on the basis of an identified legal or constitutional infirmities in the law। कह रहा है हालांकि, however, ये जो ऊपर वाली बात है बहुत अच्छी है। कह रहा है हालांकि फिर भी ये बात थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, डिसकंसर्टिंग है, थोड़ी सी अनसेटल करने वाली है। कौन सी बात भाई?
दैट वो ये कि जो ये स्टे है ना इन लेजिस्लेशन का, जो इन कानूनों पे रोक लगी है उसको इफेक्ट किया गया है, इसको प्रभाव में लाया गया है, इफेक्ट दिया गया है महज सोली महज एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, एक कदम के तौर पे, है ना, एक उपाय के तौर पे। और उपाय किस चीज़ का भाई? फैसिलिटेट करने का, काम आसान बनाने का, या किसी चीज़ को प्रमोट करने का, है ना। खाली खाली प्रमोट करने के लिए कोर्ट की अरेंजमेंट को, बजाय उस आधार पे जो है किसी भी पहचाने गए कानूनी या संवैधानिक कमी का इन कानूनों के अंदर। तो हुआ क्या है, इन लॉज को स्टे तो किया है, लेकिन सरकार पता क्या कह रही है? सरकार कह रही है हमारे लॉज तो बहुत अच्छे हैं, कोर्ट ने स्टे लगाया है इसलिए हम स्टे लगा रहे हैं। लॉज के अंदर कोई भी इन्फॉर्मिटी कोर्ट को नहीं मिली, लॉज कोर्ट को एकदम जमे हैं, इसलिए कोर्ट ने इन लॉज के ऊपर कभी भी सवाल खड़ा नहीं किया। सिर्फ कोर्ट ने बोला है स्टे लगा दो ताकि किसानों को घर भेजा जा सके। तो कह रहे बड़ी ही डिसकंसर्टिंग बात यह है कि जो स्टे आया ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक उपाय के तौर पे है ताकि कोर्ट की जो अरेंजमेंट है उसको हेल्प मिले, है ना, जो कोर्ट ने बोला उसको पूरा करें, रादर देन बजाय कोई भी चीज़ को, गलत चीज़ को आइडेंटिफाई करने के किसी भी इन्फॉर्मिटी को इस लॉ के अंदर। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। पूरा मैंने आपको आत्मा बता दी है सेंटेंस के, है ना। फैसिलिटेट करना मतलब प्रमोट करना, हेल्प करना, किसी चीज़ को ईजी बनाना। फैसिलिटेट करना मतलब फैसिलिटी देना। इन्फॉर्मिटी क्या होता है? देखो, फॉर्म मतलब स्ट्रॉन्ग, इसके आगे इन लगा दिया मतलब जो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपकी इन्फॉर्मिटी होती है आपकी वीकनेस, आपकी इम्परफेक्शन, आपके फ्लॉज, है ना। इन्फॉर्मिटी मतलब आपके फ्लॉज, आपकी कमियाँ। सिंपल है, डिसकंसर्टिंग, जो आपको डिस्टर्ब करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट होता है एक उपाय। इफेक्ट देने का मतलब होता है किसी चीज़ को असर में, अमल में लाना। जब आपको कोई लॉ इफेक्ट होता हुआ दिखे तो समझ लेना वो लॉ आज से लग गया है, इंप्लीमेंट हो गया है ना। इफेक्ट एज अ वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ का इंप्लीमेंट होना। करे द ऑर्डर फॉर्मिंग अ 4-member कमिटी मे इंडीड हेल्प रिलीव द करंट टेंशन एंड अले द गवर्नमेंट्स फियर दैट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में बी डिसरप्टेड। इतना ही पढ़ेंगे, बहुत लंबा सेंटेंस है ना। कह रहे जो ऑर्डर है ना, जो फॉर्म कर रहा है एक 4 मेंबर की कमेटी को, 4 मेंबर की कमेटी को तैयार कर रहा है, ये जो ऑर्डर है, कह रहा है वास्तव में ये हेल्प कर सकता है रिलीव करने में, वास्तव में ये मदद कर सकता है आराम लाने में, करंट टेंशन्स को, हाल में जो तनाव है उसको, और ये हेल्प कर सकता है अले करने में, एसुएज मॉलिफाई जो है ना, मिटिगेट करने में, किसी चीज़ को धीमा करने में, और किसको? सरकार के फियर्स को, सरकार के डर को। दैट वो ये कि जो 26 जनवरी के जो सेलिब्रेशंस हैं, जो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन है, वो डिसरप्टेड हो जाएंगी। तो कह रहे ये ऑर्डर जो है ना यही काम करता है दो। पहला तो किसानों की टेंशन को कम करता है सरकार के साथ, दूसरा सरकार के फियर्स को कम करता है कि 26 जनवरी में किसान किसी भी तरह का रोड़ा अटकाएंगे। कह रहा बट इट इज़ नॉट क्लियर इफ इट वुड हेल्प द रीचिंग ऑफ एन एमिकेबल सेटलमेंट एज द संयुक्त किसान मोर्चा द अम्ब्रेला बॉडी स्पीयरहेडिंग द प्रोटेस्ट हैज़ रिफ्यूज टू अपीयर बिफोर द पैनल। कह रहे लेकिन ये क्लियर नहीं है, ये इस बात साफ नहीं है कि ये हेल्प करेगा, ये मदद करेगा रीच करने को, पहुंचने को एक दोस्ताना, एक एमिकेबल सेटलमेंट पे, एक कॉम्प्रोमाइज़ पे, है ना। कह रहे लेकिन अभी भी बात साफ नहीं है कि ये ऑर्डर जो है इससे एक कॉम्प्रोमाइज़ निकल के आएगा जो एमिकेबल होगा, जो फ्रेंडली होगा, है ना। कह रहे क्यों? क्योंकि जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है, जो सबसे बड़ी बॉडी है और स्पीयर हेड करी है इस प्रोटेस्ट को, जो भाले की नोक बन के इस प्रोटेस्ट के सबसे आगे खड़ी है, इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है ना, संयुक्त किसान मोर्चा इसकी अगुवाई कर रहा है। कह रहा है क्योंकि इसने रिफ्यूज़ कर दिया है कि ये अपीयर होगा पैनल के सामने। देखो सेंटेंस बहुत लंबा है और इसमें 3-4 तो ग्रामर रूल है ना। मैं एक बार पूरा सेंटेंस रिपीट करता हूँ, फिर ग्रामर को देखेंगे। अच्छा सेंटेंस है अपने आप में। कह रहा है ये जो ऑर्डर है फॉर्म कर रहा है 4 मेंबर की कमेटी को, हो सकता है इंडीड, वास्तव में, इंडीड है ना, रियल में हेल्प करे तनाव को कम करने में और सरकार के डरों को अले करने में, ना, उन पे मलहम लगाने में कि जो 26 जनवरी की सेलिब्रेशन है वो डिसरप्टेड होंगी। लेकिन ये बात अभी भी साफ नहीं है कि ये हेल्प करेगा या नहीं, इट वुड हेल्प करेगा या नहीं करेगा, और किस काम में? पहुंचने में एक दोस्ताना सेटलमेंट की तरफ। क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो सबसे बड़ी बॉडी है, अम्ब्रेला बॉडी है ना, और कौन सी बॉडी? जो स्पीयर हेड कर रही है प्रोटेस्ट को, जो भाले की नोक बन के, स्पीयर हेड बन के अगुवाई कर रही है इन धरनों की। कह रहे क्योंकि इस मोर्चे ने मना कर दिया है कि हम अपीयर नहीं होंगे पैनल के सामने। अब देखो इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, वर्ड्स देख लेना। एमिकेबल वर्ड बना है एमी नाम के वर्ड से। एमी का मतलब होता है प्यार, है ना, अंग्रेजों का नाम है एमी। तो एमी से ही प्यार से फ्रेंडली, कोर्डियल, एमिकेबल, एमिएबल सभी वर्ड्स बने हैं, जिसका मतलब हर चीज़ जिसमें प्यार हो, है ना, जिसमें दोस्ताना हो।
अले आप जानते हैं, इसमें एक वर्ड आया था यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ देखो, रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ और एक डिनाई दो वर्ड्स हैं अपने पास, रिफ्यूज़ और डिनाई दो वर्ड्स हैं अपने पास। दोनों का डिफरेंस होता है फंडामेंटल, दोनों का मतलब होता है मना करना, लेकिन फंडामेंटल सा डिफरेंस है इनके बीच में। ही रिफ्यूज़ टू स्टील मनी एंड ही डिनाइड स्टीलिंग मनी। ध्यान दें, सबसे पहली चीज़, डिनाई के बाद हमेशा जीरेंड आएगा। यहाँ पे टू स्टील लिखा है ना, डिनाई के बाद टू स्टील नहीं आ सकता। डिनाई के बाद हमेशा जीरेंड आने वाली वर्ब है, हमेशा अपने बाद जीरेंड लेती है, कभी इन्फिनेटिव नहीं लेती। रिफ्यूज़ टू स्टील का मतलब है उसने मना किया पैसे चुराने को। उसने बोला मैं पैसे नहीं चुराऊंगा, आपने बोला चुरा के ला, उसने मना बोल दिया भाई मैं नहीं चुराऊंगा। डिनाइड का मतलब है उसने मना किया कि उसने चुराए हैं। डिनाई बताता है पास्ट में किए हुए किसी काम को, रिफ्यूज़ बताता है जिस काम को आप करना नहीं चाहते हैं। उसने यहाँ पे बोला कि मैंने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए हैं, मुझसे मत पूछना। और यहाँ पे उसने क्या बोला, भाई मैं नहीं चुराऊंगा पैसे, जो तुम मुझे बोल रहे हो ना तुम ही चुरा लो जाके, मेरे से नहीं चुराए जाएंगे। तो रिफ्यूज़ का मतलब होता है फ्यूचर में किसी काम को करने से मना करना। डिनाई का मतलब होता है पास्ट में किसी काम को कर चुकने को मना करना। दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ध्यान दें इन पे, क्लोज टेस्ट में बहुत काम आता है ये वाला, है ना। आगे बढ़े, कह रहे द कोर्ट्स अप्रोच रेजिस द क्वेश्चन वेदर इट शुड ट्रेवर्स बियॉन्ड इट्स एजुकेटिव रोल एंड पास जुडिशियल ऑर्डर्स ऑफ सिग्निफिकेंट इम्पोर्ट ऑन बेसिस ऑफ सैंग्विन होप एंड मेडिएशनल झील। कह रहे कोर्ट की अप्रोच जो है रेज करती है इस सवाल को, उठाती है इस क्वेश्चन को, हाँ कि ना, इसको ट्रेवर्स करना चाहिए, इसको पार करके जाना चाहिए, है ना। ट्रेवर्स करना मतलब किसी चीज़ को पास ओवर करना। कह रहे कोर्ट की अप्रोच इसी सवाल को उठाती है कि इसको पार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और किसके बियॉन्ड, इसके एजुडिकेटिव रोल के, इसके डिसीजन देने वाली भूमिका के, है ना। कोर्ट का काम है डिसीजन देना, तो ये सवाल है कि कोर्ट डिसीजन देने के पार जा सकती है या नहीं जा सकती। और दूसरा क्या, कि ये पास कर सकती है या नहीं कर सकती जुडिशियल ऑर्डर्स को जो है सिग्निफिकेंट इम्पोर्ट के, जिनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और किस बेसिस पे, सैंग्विन होप पे, आशावादी उस होप पे, और किस पे, मेडिटेशनल झील पे, ऐसे उत्साह पे, ऐसे झील पे जो मीडिएट करने का है, जो बीच में आकर के बीच बचाव करने का है। तो कह रहे अब यही सवाल हमारे सामने है कि कोर्ट इस काम को कर सकती है नहीं कर सकती, अपने डिसीजन देने वाली भूमिका के पार भी जा सकती है क्या, और ऐसे ऑर्डर भी पास कर सकती है क्या जिसमें बहुत सारी होप दिख रही हो, और जिसमें कोर्ट सिर्फ बीच में बीच बचाव करने के उत्साह से इन ऑर्डर्स को पास कर रहा हो। समझ गए सेंटेंस को। एडजुडिकेटिव, ऊपर मैंने आपको वर्ड बताया था रूलिंग का सिनोनिम एडजुडिकेट। एडजुडिकेट मतलब रूलिंग देना, किसी फैसले को देना। एडजुडिकेट से हमने एडजुडिकेटिव नाम का एडजेक्टिव बनाया है ना, फैसला देने वाला। तो एडजुडिकेटिव रोल वो रोल है जिसमें कोर्ट को फैसला देना होता है, वो वाली भूमिका इसकी। ट्रैवर्स करना होता है किसी चीज़ को लांग देना, है ना, पास ओवर करना, क्रॉस करना। सैंग्विन होता है आशावादी, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक। इम्पोर्ट यहाँ पे बता रहा है इंपॉर्टेंस को, इंपॉर्टेंस का शॉर्ट फॉर्म है इम्पोर्ट। झील का मतलब है उत्साह, वेगर, एंथुजियाज्म। मेडिटेशनल का मतलब है बीच बचाव करने वाला, मीडिएट करने वाला। वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, भारी भारी हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द कोर्ट डिड मेक इट्स पोजीशन एम्पली क्लियर ड्यूरिंग द हियरिंग विद द CJI as a Bobde faulting the center for its failure to break the deadlock arising out of weeks long protest by thousands of farmers in the vicinity of Delhi। कह रहे कोर्ट ने सही बनाया, डिड मेक, कोर्ट ने सही बनाया अपनी पोजीशन को, और क्या बनाया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर। एम्पली मतलब इन एम्पल फॉर्म, फुल्ली, है ना। कोर्ट ने अपने फैसले को, अपनी पोजीशन को बिल्कुल क्लियर बनाया, और किसके दौरान, इसकी सुनवाई के दौरान। और कैसे बनाया, इस काम के होने के साथ ही, विद, और किस काम के, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं मिस्टर बोबडे, इनके फॉल्ट करने के साथ ही, इनके दोष लगाने के साथ ही, अक्यूज करने के साथ ही सेंटर को इसके फेलियर के लिए। अच्छा, फेलियर किस काम का, ब्रेक करने का, इस डेडलॉक को, इस गति विरोध को। और कौन सा डेडलॉक है जो निकल करके आया है, अराइज हुआ है हफ्तों लंबे प्रोटेस्ट से, और किसके द्वारा, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स के द्वारा, दिल्ली की विसिनिटी में, दिल्ली की सराउंडिंग में, दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी में ना, दिल्ली के आसपास। तो एक काम तो बोबडे साहब ने ये किया, तो कह रहे विद, इस काम के होने के साथ ही। अब देखो ये फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये फार्मर्स दिल्ली की विसिनिटी में क्यों हैं, ये कर रहे हैं डिमांड, ये कर रहे हैं मांग, और किसकी, कुछ भी कम नहीं, पूरी तरह से रिपील के, कैंसिलेशन के इन लॉज से। ये वो किसान हैं दिल्ली के आसपास, वो जमा हुए हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें कुछ भी कम नहीं चाहिए, नथिंग शॉर्ट ऑफ चाहिए, कुछ भी कम नहीं चाहिए, कंप्लीटली कैंसिलेशन के इन लॉज के, इन लॉज को ही कैंसिल करो, इससे ज़्यादा हमें, इससे कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। समझ गए, लंबा सेंटेंस है। तो ये सब्जेक्ट सेंटेंस तो इतना ही था,
कोर्ट ने अपनी पोजीशन को सही तरीके से क्लियर किया बोबड़े साहब के इस काम को करने के साथ ही और किसानों के डिमांड करने के साथ ही। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। एम्पली मतलब फुल्ली, फॉल्ट करना मतलब किसी का फॉल्ट निकालना, ब्लेम करना, एक्यूज़ करना। विसिनिटी मतलब प्रॉक्सिमिटी, आसपास का एरिया, सराउंडिंग। विसिनिटी ऑफ दिल्ली का मतलब है दिल्ली के चारों तरफ। डिमांडिंग यहाँ आया किसानों के लिए। आउटराइट मतलब कंप्लीटली, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कंप्लीट हो, है ना। रिपील मतलब कैंसुलेशन, किसी चीज़ को क्वैश कर देना, किसी कानून को लाने के बाद उसको हटा देना, विड्रॉ कर देना। किसान यही तो चाहते हैं। कह रहा इट इज़ ओनली इन द वेक ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रीसीड फेलियर दैट द कोर्ट हैज़ चोजन टू इंटरवीन। कह रहे ये सिर्फ हुआ है वेक ऑफ में, इन द वेक ऑफ मतलब आफ्टर, इन द वेक ऑफ मतलब होता है फॉलोइंग, है ना, बाद में। कह रहे ये जो काम हुआ है ना, इट इज़, ये सिर्फ हुआ है बाद में, सरकार के उस समझे जा सकने वाले नाकामयाबी के बाद, प्रिसीव्ड फेलियर के बाद। प्रिसीव्ड का मतलब क्या है? देखो ये फेलियर कहीं कागजों में प्रूव नहीं हुआ है कि सरकार फेल हो गई है ना। सिर्फ सरकार को महसूस कर रहे हैं हम फेल हुई है ना, प्रिसीव कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं। तो कह रहे ये जो काम हुआ है ना महज तभी हुआ है जब सरकार का फेलियर आया। अच्छा ये कौन सा काम है, कौन सा हुआ काम? ये काम की दैट कि कोर्ट ने चूज किया है इंटरवीन करना, कोर्ट ने सोचा है कि हम बीच में दखलंदाजी करेंगे। कह रहे बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ एजुकेटिंग की क्वेश्चंस सच एज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉस बट बाय हैंडिंग ओवर द रोल ऑफ थ्रैशिंग आउट द इश्यूज इन्वॉल्व्ड टू ए 4-member पैनल। कह रहे लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यवश बात है कि ये नहीं है फॉर्म में, ये जो इंटरवेंशन आया ना, ये दखलंदाजी उस रूप में नहीं है। और किस रूप में? एडजुडिकेट करने के रूप में, फैसला देने के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का, जैसे कि संवैधानिकता इन लॉज की, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉज। कह रहा है इस फॉर्म में कभी भी इंटरवेंट कोर्ट ने इस मामले में नहीं किया, बल्कि किया है हैंड ओवर करके इस पूरे रोल को, थमा करके इस पूरी भूमिका को, और किस चीज़ की? जो है थ्रैशिंग आउट करने की, जो है फैसला लाने की, थ्रैश आउट करने की इन इश्यूज़ को, और वो इश्यू जो इन्वॉल्व हैं। और कहाँ पे हैंड ओवर किया है? एक 4-member पैनल को, एक 4-member की कमेटी को। लंबा सेंटेंस, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, बहुत सारी ग्रामर, बहुत सारी वोकैब। एक बार मेरे को रिपीट करने दो, फिर हमने इसी ग्रामर वोकैब पे आएंगे, है ना। कह रहे ये जो ऊपर वाली पूरी घटना हुई है महज तभी हुई है जब सरकार का समझा जा सकने वाला फेलियर आया। घटना ये हुई कि कोर्ट ने इंटरवीन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है, ये इंटरवेंशन कभी भी उन क्वेश्चंस के ऊपर फैसला देने के रूप में नहीं आया, है ना। और वो क्वेश्चंस जैसे कि इन लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इन लॉज की संवैधानिकता। कह रहा है बल्कि वो आया हैंड ओवर करके, थमा दे करके इस एजुडिकेट करने की भूमिका को, इस फैसला देने के रोल को, और किस चीज़ का? थ्रैश आउट करने का, इन इश्यूज़ का सुलटारा करने का, इन पे फाइनल डिसीजन देने का। और कौन से इश्यूज जो इन्वॉल्व है ना, ये हैंड ओवर कर दिया गया एक 4-member पैनल को। तो कोर्ट ने खुद नहीं किया काम, अनफॉर्चुनेट बात है, कोर्ट को एक काम खुद भी करना चाहिए था। अब समझे सेंटेंस को। अब आयो सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। कोर्ट की वर्ब है हैज़ चोजन, इट की वर्ब है इज, इन द वेक ऑफ मतलब आफ्टर, प्रिसीव्ड मतलब जिसको आप सेंस कर सके, रिकॉग्नाइज्ड हो, फेल्ट हो, है ना, जो कागजों पे ना हो, बस आप उसको महसूस कर सकें। एजुडिकेट करना होता है फैसला देना, की मतलब इंपॉर्टेंट। हैंड ओवर होता है किसी को थमा देना, ट्रांसफ़र कर देना। 10 रुपये का नोट है, मैं आपके हाथ में डाल दूँ, आपको दे दूँ, तो आपको हैंड ओवर कर दिया, मैंने आपको वो नोट का ट्रांसफ़र कर दिया, है ना, हैंड ओवर। थ्रैश आउट करने के 2-3 मीनिंग होते हैं, ध्यान से समझें। थ्रैश का मतलब होता है बीट करना, बुरे से मारना पीटना किसी को, है ना, लाठियों से, हाथों से, पाँवों से, थ्रैशिंग बोलते हैं उसको, मार को बोलते हैं थ्रैशिंग। थ्रैश आउट का मतलब होता है किसी डिसीजन को लेकर क्या ना, ज़बरदस्ती, और कैसे? बहुत सारी डिस्कशन करके। 10 आदमी हो, आज आपने सोच लिया आज शाम तक इस फैसले को लाएंगे। कोर्ट्स अक्सर ऐसा काम करती हैं थ्रैश आउट करने का, बहुत सारी डिस्कशन करेंगी और जानबूझ के करेंगी और सारा दिन करेंगी, है ना, ताकि लास्ट के दिन शाम होने तक कोई ना कोई डिसीजन निकल के आए। थ्रैश आउट करने का मतलब ये होता है बहुत सारे जतन के बाद किसी डिसीजन को लाना, सेटल करना, या हैमर आउट करना। हैमर आउट का मतलब भी यही होता है जो थ्रैश आउट का होता है। तीसरी इडियम अपने पास थ्रैश अबाउट, फ्रेजल वर्ब बोल सकते हो उसको। इसका मतलब होता है मूव करना वायलेंटली। जैसे आपको कोई नींद में जोर से मार दे तो आप कैसे उछलोगे बिस्तर में, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको रिलेट कर पाओ। आप थ्रैश अबाउट करोगे, हाथ पांव जो है हवा में होंगे, एकदम मूव करोगे वायलेंटली। थ्रैश अबाउट का मतलब ये होता है वायलेंटली मूव करना। अक्सर ये बॉर्डर की चौकी पे हमारे फौजी करते हैं, जब वो परेड करते हैं वो थ्रैश अबाउट करते हैं अपने हाथों और पाँवों को। तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, एक का मतलब है मारना, एक का मतलब है डिसीजन को लाना थ्रैश आउट, और एक का मतलब है वायलेंटली मूव करना। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है,
आज बहुत ही रिच है अपना एडिटोरियल ना, ग्रामर में, वोकैब में। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा इन सेंटेंसेस के जरिए, है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये 6 एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव हैं, अगर इनको नाउन से पहले रख दो तो इनका कुछ और मीनिंग होता है, अगर इनको नाउन को बाद में रख दो तो इनका कुछ और मीनिंग होता है। आपको इन 6 एडजेक्टिव के, 5 एडजेक्टिव के नाउन के पहले और बाद वाले मीनिंग को पकड़ना है ना। चलो एग्जाम्पल्स के जरिए बता रहा हूँ मैं। फीयरिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना, द पेरेंट्स कंसर्न्ड मैट द प्रिंसिपल। कोरोना के स्प्रेड को फियर करते हुए, कोरोना के फैलाव से डरते हुए पेरेंट्स जो थे, परेशान पेरेंट्स, वो मिले प्रिंसिपल से। कंसर्न मतलब परेशान। यहाँ पे कंसर्न अगर परेशान है ना तो ये कभी भी नाउन के बाद में नहीं आएगा। अगर पेरेंट्स परेशान हैं तो पेरेंट्स के बाद में कंसर्न नहीं लिखा होगा, इसको उठाओ और पेरेंट्स से पहले रख दो, समझ गए। कंसर्न्ड अगर नाउन से पहले आए तो उसका मतलब है वो नाउन परेशान है। अब इस सेंटेंस को देखो, द फार्मर्स मेट विद द कंसर्न्ड ऑफिसर टू लॉन्च देयर प्रोटेस्ट। फार्मर्स मिले परेशान ऑफिसर से लॉन्च करने के लिए अपने प्रोटेस्ट को, अपने धरने को रजिस्टर करने के लिए कंसर्न्ड ऑफिसर से मिले। अरे ऑफिसर कैसे कंसर्न्ड हो गया? ऑफिसर का मतलब है यहाँ पे ऑफिसर जो रेलेवेंट हो, जिस ऑफिसर के पास लॉन्च करना था ना उसी के पास उन्होंने किया। तो कंसर्न्ड वर्ड बताता है रेलेवेंसी को, लेकिन अगर वो नाउन के बाद में आया हो। ऑफिसर कंसर्न्ड का मतलब है वो ऑफिसर जो कंसर्न्ड है, वो ऑफिसर जिसको प्रोटेस्ट लॉन्च करने का रजिस्टर जिसके पास है ना, जिसके पास आप जाकर के बता सकते हो कि मैं इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, समझ गए ना। तो यहाँ पे कंसर्न्ड पहले रख के मैंने बता दिया, ऑफिसर खुद ही परेशान है, वो परेशान नहीं है, वो कंसर्न्ड है, उसका एक काम है, ये काम करना है ना। तो कंसर्न को पहले और बाद में रखने का ये मीनिंग होता है। द इन्वॉल्व पार्टीज शैल अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टियां इन्वॉल्व है उनको अबाइड बाय करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से। लेकिन इन्वॉल्व अगर पहले आ जाए इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। ये क्या कॉम्प्लिकेटेड पार्टीज हैं क्या? बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेचीदा पार्टियां हैं क्या? नहीं, ये तो इन्वॉल्व पार्टियां हैं जो शामिल हैं। तो शामिल अगर इन्वॉल्व को करवाना है ना तो इन्वॉल्व को नाउन के बाद में रखा जाए। देखो अगर इसके नोट्स नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे तुम। इन्वॉल्व अगर नाउन के बाद में आएगा तो शामिल, इन्वॉल्व अगर नाउन से पहले आएगा तो उसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड। जैसे द पुलिस बस्टेड द इन्वॉल्व प्लॉट इन द एंड। पुलिस ने बस्ट किया इस कॉम्प्लिकेटेड से प्लॉट को अंत में जाके, समझ गए ना। ये प्लॉट से पहले आ रहा है, प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र, है ना। प्लॉट से पहले आ रहा है तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड षड्यंत्र। तो इन्वॉल्व वर्ड भी ऐसा ही है, बाद में आए तो शामिल, पहले आए तो कॉम्प्लिकेटेड। द सिचुएशन प्रेजेंट वॉज रिस्की। अगर प्रेजेंट सिचुएशन के बाद में आ रहा है तो इसका मतलब है हाजिर, किसी के सामने हाजिर। सिचुएशन जो हमारे सामने हाजिर हुई ना वो बड़ी रिस्की थी, नहीं, हम ये बोल रहे हैं हाल की सिचुएशन रिस्की थी। तो प्रेजेंट को आप नाउन से पहले रखें, इसका मतलब होगा प्रेजेंट काल की सिचुएशन, ठीक है ना। जो प्रेजेंट काल की सिचुएशन थी, जो प्रेजेंट सिचुएशन थी वो बड़ी रिस्की थी। अच्छा अगर प्रेजेंट को बाद में रखा जाए, द प्रेजेंट मैन इन द कोर्ट वॉज ए लॉयर। जो आदमी कोर्ट में हाजिर था, बाद में रखने का मतलब होता है हाजिर। प्रेजेंट को पहले रखा है ना तो उसका मतलब है हाल वाला नहीं है, ये हाजिर है जो कोर्ट में आया है। तो कह रहे जो कोर्ट में आया ना, मैन प्रेजेंट इन द कोर्ट वॉज ए लॉयर। तो प्रेजेंट को पहले रखने का मतलब है हाल वाला, प्रेजेंट को बाद में रखने का मतलब है जो हाजिर हो, आपके सामने खड़ा हो। वैसे लास्ट में रिस्पॉन्सिबल वर्ड है, शी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ मैन रिस्पॉन्सिबल। उसने हमेशा एक जिम्मेवार आदमी को फाइंड करने की कोशिश की। यहाँ पे जिम्मेवार का मतलब है नेगेटिव सेंस में। अगर रिस्पॉन्सिबल नाउन के बाद में आ रहा है तो रिस्पॉन्सिबल एक नेगेटिव सेंस में है ना, इस काम को करने का जिम्मेवार आदमी तुम हो, है ना, रिस्पॉन्सिबल तुम हो। लेकिन यहाँ पे वो नेगेटिव सेंस वाला रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं ढूंढ रही, वो जिम्मेवार आदमी को ढूंढ रही है पॉजिटिव सेंस में। तो रिस्पॉन्सिबल को पहले रखा जाए, ठीक है। शी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ रिस्पॉन्सिबल मैन, जो जिम्मेदारी उठा सके उसकी, ना कि नेगेटिव सेंस में रिस्पॉन्सिबल हो किसी क्राइम को करने का। लेकिन यहाँ देखो, शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड द रिस्पॉन्सिबल मैन फॉर किलिंग अ डॉग। वो उस जिम्मेवार आदमी को ढूंढ रही है जो उसके कुत्ते को मारने का जिम्मेवार है। अब यहाँ पे वो जिम्मेवार अच्छे सेंस में नहीं है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल आएगा मैन के बाद में। देख रहे हो, अर्थ का नर्स हो जाता है इन अगर एडजेक्टिव्स को पहले और बाद में रखा जाए। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, नोट्स बना लेना साफ साफ, नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे, है ना। 5 ही एडजेक्टिव्स हैं ये, इसी तरीके से यूज़ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अगर पहले आ जाए तो मतलब स्वर्गवासी, लेट बाद में आए तो मतलब देरी से आने वाला। माई लेट ग्रैंडफादर, मेरे देरी वाले ग्रैंडफादर नहीं, मेरे स्वर्गवासी ग्रैंडफादर। बट आई एम लेट, इसका मतलब है मैं आज देरी से आया हूँ, है ना। लेट भी ऐसा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है इट इज़ नॉट क्लियर हाउ द 4 members ऑन द कमिटी वर चोजन एंड देर इज ऑलरेडी सम वेल फाउंडेड क्रिटिसिज्म दैट सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी वॉइस देयर सपोर्ट फॉर फार्म लॉस इन क्वेश्चन। कह रहा है अभी भी ये चीज़ साफ नहीं है, इट इज़ नॉट क्लियर। कैसे भाई, कि कैसे ये 4 मेंबर्स कमेटी पे जो हैं वो चूज़ किए गए थे, कैसे इनको चुनाव किया गया, और कैसे, और वो जो देयर इज़ ऑलरेडी वहाँ पे सम थोड़ा सा वेल फाउंडेड क्रिटिसिज्म, ऐसा क्रिटिसिज्म, ऐसी आलोचना जो वेल फाउंडेड है, जिसके पीछे लॉजिक भी है। अच्छा, क्या आलोचना है कि इनमें से कुछ जो है ना वो पहले से ही वॉइस कर चुके हैं अपने सपोर्ट को, पहले से आवाज़ दे चुके हैं अपने जो है सपोर्ट को फॉर्म लॉस के लिए, जो सवालों के जो है दायरे में है, क्वेश्चन में है। तो कह रहे साफ नहीं है इन मेंबर्स को कैसे चूज़ किया गया, क्योंकि हमारे पास कई लॉजिकल क्रिटिसिज्म ऐसे आ रहे हैं कि इनमें से कई ऑलरेडी अपनी आवाज़ उठा चुके हैं इन लॉज के समर्थन में, है ना। वेल फाउंडेड का मतलब है लॉजिकल हो, जिसमें फुल रैशनल हो, है ना, वेल ग्राउंडेड हो, जिसमें आधार हो, बेस हो एक, है ना, वेल फाउंडेड। कह रहे द कोर्ट वांट्स द पैनल टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन हियरिंग द व्यूज़ ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। कोर्ट चाहती है पैनल को कि वो गिव करे अपनी रिकमेंडेशन को, और किस पे, हेयर करके व्यूज़ को सभी भागीदारों की, सभी स्टेक होल्डर्स की। कोर्ट चाहती है कि पैनल आराम से सुने सबकी बात और फिर अपनी रिकमेंडेशन दे किस तरह से इन लॉज को अपने को लगाना चाहिए या क्या इनमें बदलाव होने चाहिए, है ना। स्टेक होल्डर मतलब जो स्टेक को होल्ड करते हैं, जो भागीदार होते हैं किसी काम में, है ना। कह रहा हियर द एक्सरसाइज कुड टर्न ट्रिकी, यहाँ आके एक्सरसाइज ट्रिकी टर्न हो सकती है, यहाँ पे एक्सरसाइज, यहाँ आके अपने आप में एक पेचीदा एक्सरसाइज हो सकती है। अब बताइएगा कैसे। कह रहा हाउ विल द कोर्ट डील विद अ पॉसिबल रिकमेंडेशन दैट लॉज बी अमेंडेड। कह रहा कैसे कोर्ट डील विद करेगी, हाउ के बाद में इन्वर्जन हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हाउ के बाद में लिखी हुई है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना। कह रहा कैसे, ये सवाल पूछ रहा है, कैसे कोर्ट डील विद करेगी, कैसे कोर्ट निपटेगी एक पॉसिबल रिकमेंडेशन से, एक संभावित रिकमेंडेशन से कि लॉज को इमेंड किया जाए, लॉज को अपने आप में जो है ना बदला जाए। डील विद करना मतलब निपटना होता है, इसका मतलब होता है ग्रैपल विद या टैकल विद, लेकिन ध्यान रखें ग्रैपल और डील के साथ में विद आएगा, टैकल के साथ में विद नहीं आता। तो डील विद इज इक्वल टू ग्रैपल विद इज इक्वल टू टैकल, तीनों का मतलब होता है निपटना। कह रहा है इट वुड बी स्ट्रेंज एंड इवन क्वेश्चनेबल इफ द कोर्ट डायरेक्टेड पार्लियामेंट टू ब्रिंग द लॉज इन लाइन विद द कमिटीज व्यूज़। कह रहे बड़ा ही स्ट्रेंज होगा, इट वुड बी स्ट्रेंज, बड़ी ही अजीब सी बात हो जाएगी, और यहाँ तक कि सवालों वाली भी हो जाएगी, क्वेश्चनेबल भी हो जाएगी। अगर कोर्ट ने डायरेक्ट कर दे, अगर कोर्ट ऐसा इशारा कर दे पार्लियामेंट को, क्या करे वो, कि वो ब्रिंग करे लॉज को इन लाइन विद, बिल्कुल हिसाब से कमेटी की व्यूज़ के। कह रहा अगर मान लो कमेटी ने कल को सरकार को बोल दिया कि तुम्हारा लॉ खराब है, जो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से इस लॉ को चेंज करो, तो कह रहे बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी और सवालों वाली बात हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट का ये काम कभी था ही नहीं, है ना, सरकार को इस तरह की बातें देना। ये बना हुआ है सेकंड कंडीशनल, इफ के बाद में V2 और उसके बाद में रिजल्ट में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, सेकंड कंडीशनल। इन लाइन विद मतलब अकॉर्डिंग टू। कह रहा व्हाइल अ नेगोशिएटिंग सेटलमेंट इज ऑलवेज प्रेफरेबल, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट जुडिशियल पावर इज नॉट सीन एज बीइंग यूज्ड टू डाइल्यूट द इम्पोर्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। इतना ही पढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहे जहाँ एक निगोशिएटेड स्टेटमेंट हमेशा प्रेफरेबल है, जहाँ पे एक निगोशिएटेड स्टेट सेटलमेंट जो है, दोनों के बीच में बातचीत करके एक जो है कॉम्प्रोमाइज़ है, वो हमेशा ही प्रेफरेबल है, सब चाहते हैं वो आए। कह रहे जहाँ ऐसा है, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, ये भी उतना ही ज़रूरी है कि जो जुडिशियल पावर है ना वो ना देखी जाए, कोर्ट की ताकत को ना देखा जाए, और कैसा यूज़ होता हुआ डाइल्यूट करने को, इंपॉर्टेंस को एक प्रोटेस्ट की, है ना, कि इसको यूज़ किया जा रहा है धीमा बनाने को, डाइल्यूट करने को, वीक बनाने को, महत्वपूर्णता को एक प्रोटेस्ट की। और या फिर कोर्ट की पावर को यूज़ किया जा रहा है डी लेजिटिमाइज करने को फार्मर यूनियंस को लेजिटिमेट ना बताने को, है ना। कोर्ट कह रही है कि फार्मर यूनियंस जो है गलत है, और वो यूनियंस जो स्टे अवे फ्रॉम करती हैं, जो दूर रहती हैं प्रोसीडिंग से इस पैनल की, उन्होंने बोल दिया हम इस पैनल की प्रोसीडिंग में आएंगे नहीं। और या फिर तीसरा, और या फिर इंटरफेयर करने वाली हों, और किसके साथ, विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट, पार्लियामेंट की ताकतों के साथ जो है कानून बनाने की। तो कह रहे इतना इंपॉर्टेंट ये बात भी है कि कोर्ट की पावर को इन तीनों कामों को करता ना देखा जाए, कि ये एक प्रोटेस्ट की इंपॉर्टेंस को कम कर रही हैं,
या फार्मर यूनियंस को डीलेजिटिमाइज कर रही हैं, है ना, इनको वैध घोषित नहीं कर रही हैं, या फिर उन फार्मर यूनियंस को जो दूर रहती हैं इस पैनल की प्रोसीडिंग से, या फिर ये कोर्ट की पावर्स जो हैं यूज़ हो रही हैं इंटरफेयर करने में सरकार की ताकतों के साथ जो है कानून बनाने की। समझे, लंबा सेंटेंस है पर सिंपल था। डाइल्यूट करना मतलब कमज़ोर बनाना, वीक करना। डीलेजिटिमाइज मतलब किसी चीज़ को अवैध घोषित करना। प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई। ज़रूर से एक लाइक दें वीडियो को। आ जाओ अपने क्विज़ पे आज के। थोड़ी लंबी हो जाती है वीडियोस जब इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं जिसमें थोड़ा अपने को डेप्थ में जाना पड़ता है ना। मैं सीधे ट्रांसलेट कर दूंगा तो यूट्यूब पे ऐसी 50 क्लासेज आती हैं रोज़। क्या आप चाहते हो अपनी क्लास भी उन्हीं में शुमार हो? इसलिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाता हूँ ताकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आए। सिंपल वाले क्वेश्चन से करेंगे। डेप्रावेशन का आपको सिनोनिम चाहिए, है ना। डेप्रावेशन का मतलब होता है किसी को वंचित करना। आपकी जेब से आपका पैसे निकाल लूँ मैं और आपको बोल दूँ जाओ अपने घर, नहीं मिलेंगे पैसे, है ना, तो आपको मैंने डिप्राइव कर दिया आप ही के पैसे से। तो डेप्रावेशन का सिनोनिम कौन सा होगा भाई? सैंग्विन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक। डिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्पोज कर देना, फेंक देना, या आपका यूजुअल मूड। डेप्रावेशन का मतलब है छीन लेना, डिस्पोजिशन का मतलब है फेंक देना। तो एक जैसे लग सकते हैं लेकिन ये अपने आप से कोई चीज़ दूर कर रहे हो आप, है ना, और ये किसी और से कोई चीज़ अपने पास लेके आ रहे हो, तो अलग वर्ड्स हैं। तो डिस्पोजिशन का मतलब है मूड या किसी चीज़ को फेंक देना, है ना, डिस्पोज करना, ये भी नहीं होगा। डिसकंसर्टिंग मतलब जो अनसेटल करे, जो डिस्टर्ब करे, ये भी नहीं होगा। डिस्पोजिशन मतलब आप किसी चीज़ के पोजेशन को डिस कर दें, किसी आदमी से कोई चीज़ ले लें और बोले ये आपकी नहीं है आज से, है ना। डेप्रावेशन का सिनोनिम होता है डिस्पोजिशन। ए आपका आंसर है। इसको अपने कलर दे देते हैं क्योंकि कुछ लोग पीडीएफ को बाद में चला के देखते हैं। अब देख लो फर्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन as all of the female employees denied to be harassed, denied being harassed, refused to be harassed, है ना, by the concerned manager या manager concerned, the concerned officer या officer concerned decided to close the inquiry against accused manager। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्योंकि सभी फीमेल एम्प्लॉयज़ ने मना कर दिया हरास होते हुए, उन्होंने बोला कभी हमें हरास नहीं किया गया इस मैनेजर के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी फीमेल एम्प्लॉयज़ ने बोला कि ये मैनेजर हमें कभी हरास नहीं किया। तो कह रहे इसलिए जो ऑफिसर था उसने डिसाइड कर दिया कि मैं क्लोज करूंगा इंक्वायरी को इस मैनेजर के खिलाफ। तो किसी एक लड़की ने इस पर डाली होगी कोई, जो है ना, कोई एफआईआर। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, सभी बाकी फीमेल एम्प्लॉयज़ ने बोला भाई हमारा मैनेजर तो बहुत अच्छा है, देवता है, इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनना चाहिए। तो इस ऑफिसर ने बोला कि चलो मैं इंक्वायरी को क्लोज करता हूँ। अब इस सेंटेंस में देखते हैं। देखो फीमेल एम्प्लॉयज़ रिफ्यूज़ करेंगी या डिनाई करेंगी। रिफ्यूज़ करने का मतलब है वो बोलेंगी कि हम मैनेजर से हरास नहीं होंगी, लेकिन वो तो कह रही हैं हम मैनेजर से हरास नहीं हुई हैं पास्ट में। तो आपको रिफ्यूज़ वाला तो लेना ही नहीं, सी तो आपका आंसर है ही नहीं, है ना। आपको लेना डिनाई। डिनाई के बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो फर्स्ट भी आपका आंसर नहीं है, डिनाई टू भी नहीं हो सकता। मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, बी या डी में से आपका एक आंसर है, ए सी आपके आंसर्स नहीं है, है ना। अब देखो मैनेजर कंसर्न्ड दोनों जगह आ रहा है, तो ये तो आपका आंसर वैसा का वैसे ही आएगा। अब लास्ट में देख लो कंसर्न्ड ऑफिसर या ऑफिसर कंसर्न्ड। इंक्वायरी को कौन क्लोज करेगा? वो ऑफिसर जो कंसर्न्ड है, वो ऑफिसर जो रेलेवेंट है, या कंसर्न्ड ऑफिसर जो ऑफिसर परेशान है, जो चिंतित है। हम बात कर रहे हैं उस ऑफिसर की जो इंक्वायरी को क्लोज कर सकता है। ऑफिसर कंसर्न्ड की बात हो रही है जिसके पास ताकत है क्लोज करने की। यहाँ पे डी आपका आंसर है। समझ गए ना। कंसर्न अगर पहले आ जाए तो उसका मतलब है आप परेशान हैं। आप परेशान नहीं है, आप रेलेवेंट हैं, आपको ये काम करने की सत्ता है, पावर है, इसलिए ऑफिसर के बाद में कंसर्न आएगा। लास्ट में एक वर्ड देखें थ्रैश को, आपको चेक करना है थ्रैश वर्ड कहाँ पे सही तरीके से यूज हुआ है ना। द पुलिस थ्रैश्ड अबाउट अ डजन वायलेंट प्रोटेस्टर्स विद लाठीज। पुलिस ने थ्रैश अबाउट किया। थ्रैश अबाउट का करने का मतलब होता है वायलेंटली मूव करना, है ना, हाथ पांव जो है जोर जोर से हिलाना। क्या पुलिस थ्रैश अबाउट करेगी प्रोटेस्टर्स को? नहीं, पुलिस तो उनको मारेगी, थ्रैश करेगी। तो ये थ्रैश अबाउट नाम की ईडियम को हमने गलत तरीके से यूज़ किया है। समझ गए ना। थ्रैश अबाउट करने का मतलब होता है हाथ पाँवों को जोर जोर से हिलाना वायलेंटली। ये काम नहीं कर रही है पुलिस। पुलिस तो प्रोटेस्टर्स को पीट रही है ना, उनको थ्रैश कर रही है। तो ये थ्रैश अबाउट की जगह थ्रैश आना चाहिए, गलत है। आफ्टर मच आर्गूमेंट वी थ्रैश्ड ए प्लान। बहुत सारे आर्गूमेंट के बाद हमने एक प्लान को फाइनलाइज किया। लेकिन अगर प्लान को फाइनलाइज करते हैं तो आप थ्रैश आउट करते हैं। थ्रैश का मतलब होता है मारना पीटना। प्लान को क्या मारा पीटा क्या? नहीं ना। तो आपने थ्रैश आउट करना था, ये भी गलत है। देखो जो सिखाया ना मैंने आपको वही अपने इंप्लीमेंट कर रहे हैं थ्रैश के तीनों फॉर्म्स को। अब तीसरा देखो, वी थ्रैश आउट आवर डिफरेंसेस अराउंड द कॉन्फ्रेंस टेबल। अराउंड करना चाहिए ना।
हमने थ्रेश आउट किया, हमने फाइनलाइज किया, हमने सेटल किया अपने डिफरेंसेस को कॉन्फ्रेंस टेबल के राउंड में, है ना, कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों तरफ। यहाँ पे सेटल करने की बात हो रही है, थ्रेश आउट फ्रेजल वर्ब को सही तरीके से यूज़ किया है ना। तो सी आपका आंसर है, क्योंकि थ्रेश आउट इडियम का सही मतलब यही होता है किसी चीज़ को फाइनलाइज करना। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।